ठीक है। फिजिक्स में 3 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसका यूनिट जूल होता है। एक तो होता है वर्क, एक होता है एनर्जी, तीसरा होता है हीट। ठीक है, तीनों को हम जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, जब तीनों को ही जूल में मेजर करते हैं, तीनों में पक्का कुछ रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन क्या होता है वर्क, एनर्जी और हीट में? बेसिकली होता क्या है, वर्क हो या हीट हो, ये बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी है। फ्लो ऑफ एनर्जी जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, जब रीजन उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है। दोनों केस में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो होता है हीट। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो भी मेरी एनर्जी फ्लो होती है वो होती है हीट, या फिर जो एनर्जी फ्लो होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करती है वो होती है हीट। और फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम वर्क बोलते हैं। किसी भी वजह से हो लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट द रीजन, उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही 3 पैरामीटर्स होते हैं जो जूल में मेजर होते हैं। एनर्जी भी जूल में मेजर होता है, वर्क भी जूल में मेजर होता है, और हीट भी जूल में मेजर होता है। हीट को हम कैसे मेजर करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम हीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम वर्क और एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हम वर्क से के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बेसिकली वर्क क्या होता है, सबसे पहले तो वर्क के लिए जो सबसे एक बेसिक पैरामीटर चाहिए वो एक फोर्स का एग्जिस्टेंस चाहिए। ठीक है, फोर्स होगा तभी वर्क होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में पढ़ते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां पे एक क्लच होता था जो हमने कभी देखा नहीं। वो ये था कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक डायरेक्शन में होते थे, तो इसलिए कभी वेक्टर का इंपैक्ट आया नहीं। बट अब आप चूंकि 11th क्लास में हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर के एंगल से चीजों को समझोगे कि वेक्टर से क्या इंपैक्ट आएगा। वेक्टर से सीधी सी बात है कि अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा या तो एक स्केलर प्रोडक्ट होगा। ऑब्वियसली वर्क मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, हीट भी स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ फोर्स मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है। सपोज फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, चीज मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल है। दूसरे तरीके से देखें तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होता है, थीटा के अपोजिट कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा होता है। तो एफ कॉस थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स का जो कंपोनेंट लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो मेरा वर्क क्रिएट करता है, यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू आर, ये मेरा वर्क है। ठीक है, वर्क बेसिकली आई मीन 3 तरीके के होते हैं। एक तो पॉजिटिव वर्क होता है, दूसरा निगेटिव वर्क होता है, तीसरा जीरो वर्क। जीरो वर्क किस केस में होगा उस पर बात करेंगे। चाय पीता रहता हूं मैं। देखो, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क में बेसिकली अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई हमेशा देखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये निगेटिव वर्क है। ऑब्वियसली निगेटिव है, लेकिन इसके लिए एफ को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है या आर को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये निगेटिव कब होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है। तो आप एफ को तो मॉड्यूलस एफ ही लिखने की जरूरत है, आर को मॉड्यूलस आर ही लिखने की जरूरत है। मॉड्यूलस एफ मॉड्यूलस आर मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। पॉइंट ये है कि थीटा डिसाइड कर देगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरा आर इधर है, फोर्स इधर है, थीटा मेरा एक एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फोर्स मेरा अब इस डायरेक्शन में है, यानी कि अब ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम मॉड एफ रखते हैं, मॉड आर रखते हैं,
कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव आएगी, तो ऑटोमेटिकली यहां पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। फोर्स मेरा ठीक ऑपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एफ आर कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इन दैट केस माइनस एफ और आर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्क निगेटिव आ गया। जब एफ और आर अपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट यह है कि एफ या आर को प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस में सिंपली एंगल की वैल्यू डालने की जरूरत है, और उस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो मेरा कॉस का वैल्यू आता है वो मुझे डालने की जरूरत है, अपने आप ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा। तो ये समझ लो कि जब तक एक्यूट एंगल जोन में है हम, तब तक मेरा वर्क पॉजिटिव है। जब मैं ऑब्ट्यूज एंगल जोन में जाता हूं तब मेरा वर्क नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। यानी कि फोर्स ऑब्ट्यूज एंगल में रहेगा तब तक ये मेरा नेगेटिव देता रहेगा वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एक तरह से माइनस थीटा कह लो, उस थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, -90 से कम होनी चाहिए, तो मेरा हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो बेसिकली एफ इंटू आर कॉस थीटा या एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, उस कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली वर्क से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क तब हुआ जब एफ और आर के बीच में जो थीटा है वो मेरा एक्यूट एंगल है। नेगेटिव वर्क कब हुआ, जब मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है एफ और आर के बीच में, एफ की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, आर की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, और थीटा की वैल्यू जैसे ही हम ऑब्ट्यूज डालेंगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीरो वर्क कब होगा, वर्क की वैल्यू जीरो कब होती है। तीन केसेस में हमारा वर्क जीरो होता है। वर्क किस किस केस में जीरो होता है, सबसे पहला ऑब्वियसली वर्क जो है मेरा तीन पार्ट से मिलकर बनता है, एफ आर एंड कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली तीनों में से कोई भी जीरो होगा तो मेरा वर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो फोर्स अगर जीरो हो गया तो मेरा वर्क जीरो है, मोशन होता रहे लेकिन फोर्स अगर लगा ही नहीं तो फिर वर्क जीरो है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी चीज मूव कर रही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी चीज रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी चीज चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी मोशन में चेंज करने के लिए मुझे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब कांस्टेंट स्पीड से चीज मूव होगी, या फिर रुकी है तो रुकी रहेगी। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चीज मूव हो रही है तो इन दैट केस वर्क जीरो होगा। मींस कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया एफ की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहला केस तो यही हो गया। दूसरा केस क्या होता है कि जब फोर्स तो लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई गेस सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मैंने फोर्स लगाया किसी दीवार पे, दीवार तो आगे बढ़ी नहीं, तो फिर मेरी जो एनर्जी रिलीज हुई वो गई कहां, क्योंकि मैंने तो पूरी ताकत लगा दी, मैं तो दीवार पे पुश करके मैं थक गया। तो इन दैट केस कहां गई वो एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट हुआ नहीं तो फिर वर्क भी नहीं हुआ। तो आर की वैल्यू जीरो मींस वर्क की वैल्यू जीरो। लेकिन सपोज एक रॉक है, रॉक पे एक लड़का जो है ऐसे पुश कर रहा है, अब रॉक तो हिला नहीं, तो बेसिकली एनर्जी गई कहां। तो ये एनर्जी क्या होती है कि ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मेरी एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है लेकिन वो रॉक में जा रही है और रॉक में हीट में कन्वर्ट हो रही है। हो सकता है कि अगर हम किसी थर्मोमीटर से चेक करें तो हमें डिफरेंस भी दिखाई पड़े टेम्परेचर में, क्योंकि रॉक बहुत बड़ा है, सरफेस बहुत ही बड़ा है, आई मीन मास बहुत ही ज्यादा है, तो वो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो शायद इतना अपरेंट नहीं होगा, वो इतना इजीली फील नहीं कर सकते। लेकिन वो मेरी एनर्जी कहां जा रही है, वो मेरी हीट में कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो अगर मुझे ये बहुत ही क्लियर कट समझना है, बहुत ही क्लियर कट अगर आप फील करना चाहते हो कि मेरी बॉडी की एनर्जी कैसे हीट में कन्वर्ट कर रही है, आप कभी कोई स्क्रू ड्राइवर लो और एक स्क्रू टाइट करने की कोशिश करो किसी वुड में। जब आप वुड में स्क्रू टाइट करोगे तो आप देखोगे जो फोर्स लगा रहे हो और उसका जो स्क्रू का मूवमेंट हुआ वो बहुत कम है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगी। इन दैट केस क्या होगा
कि मेरा वर्क का वॉल्यूम बहुत ही कम है, फोर्स मेरा चाहे जितना भी लगाओ, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम हुआ, स्क्रू बहुत ही थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो इन दैट केस क्या होगा कि मेरी बॉडी से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली हीट में कन्वर्ट होगी। और आप स्क्रू को टच करो, स्क्रू एक मेटल का, एक मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी पे टेम्परेचर चेंज आपको बहुत ही क्लियर कट फील होगा। तो जब आप स्क्रू को टच करोगे तो आप फील करोगे कि आपका हाथ जो है, आप क्लियर कट टेम्परेचर फील करोगे। तो इनफैक्ट कई बार ऐसा होता भी है कि स्क्रू, अगर स्क्रू ड्राइवर से हम कहीं पे आई मीन टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सपोज वो वुड बहुत ही रेजिस्ट कर रहा है, उसका कोई ऐसा प्लैंक आ गया बीच में जो पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस स्क्रू ब्रेक हो जाता है। जबकि मेटल का है, क्यों ब्रेक हो जाता है? ब्रेक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब टेम्परेचर स्क्रू का बढ़ता है तो बेसिकली मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, हल्का सा मेटल सॉफ्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है। कई बार आप देखोगे जब ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करते हैं टाइल्स में या किसी ऐसी जगह पे, तो उसमें पानी डालते रहते हैं। पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैं उसमें फोर्स लगा रहा हूं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो मेरी लग रही है, वो बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना चाह रही है वॉल के अंदर, पर वॉल रेजिस्ट कर रही है। या अगर कंक्रीट की वॉल है तो कंक्रीट की वॉल बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करेगी। इन दैट केस क्या होता है कि मेरा जो बिट है, जो मेरा मशीन के टॉप पे जो बिट लगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो मेल्ट होगा, मटेरियल सॉफ्ट होगा और धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा वो। तो उसको बचाने के लिए रेगुलर पानी डालते रहते हैं, ताकि हम जब ड्रिल करें तो मेरा बिट जो है वो गर्म ना हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जहां पे मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वहां पे कहां पे जा रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मेरा वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है तो मेरी एनर्जी गई कहां, मेरी एनर्जी बेसिकली हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो दूसरा केस तो ये हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वर्क की वैल्यू जीरो है, तो उसका रीजन हो सकता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का क्या मतलब हुआ? थीटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब सीधा सा हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और जो मेरा फोर्स है, वो बेसिकली एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। कहने का मतलब यह कि फोर्स भी देखो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बड़ा ही मेहनती फोर्स होता है, वो काम करता है, और दूसरा फोर्स होता है एक नंबर का कामचोर फोर्स होता है, मतलब कि वो काम ही नहीं करता, फोर्स लगा हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पर काम नहीं कर रहा है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस बॉडी पे इस बॉडी पे एक फोर्स लगाता हूं और ये इधर मूव करती है, तो इसका वेट mg नीचे लगा हुआ है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन मेरा ऊपर मिल रहा है। ठीक है, ये फोर्स लगा मेरा। अभी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फोर्स एक वर्क क्रिएट करेगा जिसको बोलेंगे हम F इंटू एस, जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, थीटा की वैल्यू जीरो होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो बेसिकली ये वाला फोर्स क्या है, ये है मेरा हार्ड वर्किंग फोर्स, ये मेरा काम करता है, ये बैठा नहीं रहता, ये काम करता है। दूसरा फोर्स क्या है, mg और n, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे है डिस्प्लेसमेंट से। तो क्या होता है कि मेरा फोर्स, अगर मैं एफ एस कॉस थीटा की बात करूं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी मुझे। इन दैट केस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि mg के केस में वर्क कितना हुआ, ये W1 रखूं, W2 mg इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री करूं, तो ये हो गया जीरो, यानी कि वेट मेरा एक तरह से कामचोर टाइप का फोर्स हो गया, काम नहीं करेगा, फोर्स लगा हुआ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी यही हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, यानी कि जीरो, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन भी मिल तो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी एक तरह से कामचोर टाइप का फोर्स हो गया। इसी फोर्स में देख लेते हैं, इस फोर्स में एक एंगल थीटा बन रहा है, यानी कि फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ है, एफ साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एफ साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एफ साइन थीटा का वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। एफ कॉस थीटा इंटू एस, जो मेरा एफ कॉस थीटा का वर्क क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इंटू एस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्स का एक कंपोनेंट तो काम कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट आराम कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट का काम है सिर्फ लगे रहना, पर काम कुछ नहीं करना, है ना? तो फोर्सेस भी दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया मेरा हार्ड वर्किंग टाइप का फोर्स जो मेरा काम करता है, दूसरा हो गया कामचोर टाइप का फोर्स जो काम नहीं करता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v मेरा कांस्टेंट होता है, v मींस स्पीड, स्पीड मेरी कांस्टेंट है। ठीक है,
फोर्स मेरा हमेशा सेंट्रीपिटल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स से। तो फोर्स से जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो F इंटू आर इंटू कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो मतलब कि वर्क मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल बना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, एफ और आर की वैल्यू हम मैग्नीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और हम साइन वर्क का जो होता है वो हम थीटा पे छोड़ देते हैं। थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, जो उसका साइन आएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्क पॉजिटिव या निगेटिव होगा। वर्क जीरो कब कब होता है, वर्क जीरो तीन केस में होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, फोर्स जीरो हो तो वर्क जीरो है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी जीरो है, मैं दीवार पे फोर्स लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो भी वर्क मेरा जीरो होता है। तीसरा केस कब होता है, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वर्क फिर से जीरो हो जाएगा। तो तीन केस में वर्क जीरो होता है। अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। हम बेसिकली एनर्जी पे आते हैं। एक होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल में, किसी भी मास में वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन में होने की वजह से होती है, यानी कि जो उसकी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पीड जो भी एनर्जी स्टोर होती है, जो भी एनर्जी पार्टिकल के अंदर होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर के डेरिवेशन पे भी आ जाते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर को हम डिराइव कैसे करते हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के लिए मेरा फोर्स का रिक्वायर्ड होना, फोर्स का होना बहुत मतलब आवश्यक है। रीजन बीइंग कि, और वो भी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, और इन एट सम डायरेक्शन ऑफ मोशन, at some direction of velocity, it should not be at the perpendicular direction of velocity। perpendicular direction of velocity क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, velocity तो चलो मेरा डायरेक्शन चेंज भी होगा, लेकिन मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी। तो पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, अगर फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 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 भी जीरो होगा। सबसे पहली चीज, फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि कोई चीज चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई चीज रुकी हुई है तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो स्पीड है, उसका जो मोशन है, उसमें ऑल्टरेशन के लिए मुझे फोर्स का रिक्वायरमेंट है। अगर ऑल्टरेशन होगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। तो अगर फोर्स है ही नहीं तो ऑल्टरेशन होगा ही नहीं, फोर्स है नहीं तो ऑल्टरेशन नहीं होगा, ऑल्टरेशन नहीं होगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती है। तो फोर्स जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। फोर्स अगर है, समथिंग समथिंग फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा, जीरो उस केस में होगा जब फोर्स का काम उसकी स्पीड को चेंज करना हो ही ना। स्पीड मैं बात कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये स्पीड पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि जो हम ये v रखते हैं ना, ये बेसिकली डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, बेसिकली स्पीड की वैल्यू होती है, डायरेक्शन चाहे जो भी हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरी वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, यहां जा रहे हैं हम, यहां जा रहे हैं हम, यहां जा रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है, स्पीड अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है पर काइनेटिक एनर्जी फिर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स और स्पीड, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि वेलोसिटी मेरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि क्या चीज यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है तो फोर्स मेरा लग भी रहा है लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर मेरा कांस्टेंट ही रहना है। तो फोर्स और वेलोसिटी यानी कि मोशन के डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू 0 फिर भी होती है। और अगर फोर्स और मोशन में, ये मेरा मोशन का डायरेक्शन हुआ, कुछ एंगल बनता है जो 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा तब जीरो नहीं होगा। अगर फोर्स, तो फोर्स नहीं है तब तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पक्का जीरो है। फोर्स लग रहा है तो भी जीरो हो सकता है अगर फोर्स मेरा मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स लग रहा है अगर मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में या फिर मोशन से किसी एक एंगल पे है, उस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब जीरो नहीं होगी। ठीक है। अब देखो सवाल ये उठता है कि हाफ एम वी स्क्वायर आता कहां से है? हाफ एम वी स्क्वायर कहां से आता है? मैं कोई एक बॉडी लेता हूं, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, फोर्स लगेगा, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मान लो ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, ये सरफेस मेरा यहां पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा एस हुआ। ठीक है, तो वर्क कितना हुआ? मास, सॉरी, वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डेल्टा एस। ऑब्वियसली फोर्स लगा है, मास है, तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। मान लो कि इनिशियल स्पीड इसकी यू थी, फाइनल स्पीड इसकी आ गई वी। यू और वी में जो चेंज हुआ वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स है, मास है, तो एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। उस एक्सेलरेशन की वजह से इनिशियल स्पीड चेंज होकर फाइनल स्पीड में आ जाती है। जब इनिशियल स्पीड यू थी तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर। अभी हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखें, हम यू और वी लिखते हैं। ठीक है, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, डेल्टा एस नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। इस एस को एक साथ कभी कहीं और देखा था? याद है? कुछ क्लिक हो रहा है? हमने जब ये दोनों एक साथ कब दिखे थे? हमने जब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे, तो एक इक्वेशन आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस और प्लस 2as। ठीक है, यानी कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये इक्वेशन याद है? इस इक्वेशन को मैं यहां पुट कर देता हूं, as की वैल्यू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। ये मेरा वर्क डन हुआ। और ये वर्क डन क्या कर रहा है? बेसिकली मोशन को चेंज कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है, अगर सपोज ये स्टार्टिंग में जीरो स्पीड से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड यू की वैल्यू जीरो हुई, अगर यू की वैल्यू जीरो होती है तो इन दैट केस हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो मेरी स्पीड जीरो से स्टार्ट होती है और एक वी स्पीड तक गेन करता है, ये वी स्पीड तक जाता है, तो बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो बेसिकली जो वर्क डन हुआ जीरो स्पीड से, यानी कि एक रुकी हुई वस्तु को अगर हम मूव कराना शुरू करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो रही है। यू की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दिया, तो ये बेसिकली वर्क इज इक्वल टू, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी वेलोसिटी पे, जीरो वेलोसिटी से कोई चीज अगर वी वेलोसिटी गेन कर रही है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो रही है। हाफ एम वी स्क्वायर कहां से आ रही है? बेसिकली जो फोर्स ने उस बॉडी पे वर्क किया, वो वर्क जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाकर स्टोर हो रही है, यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है वो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वहां से हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब देखो
इसमें दो चीजों का रोल है, एक तो वेलोसिटी, दूसरा मास। अगर देखा जाए तो हो सकता है वेलोसिटी बहुत कम हो, लेकिन मास अगर बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बहुत स्लो स्पीड पे एक मूविंग ट्रक की काइनेटिक एनर्जी एक फास्ट मूविंग कार से भी ज्यादा होती है। फास्ट मूविंग कार की वेलोसिटी हाई होगी, लेकिन देखा है तो मास उसका बहुत ही कम है। ट्रक, लोडेड ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, टन्स में होता है। तो उसमें अगर बहुत ही 30 की स्पीड से भी चल रहा है तो भी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा है। अगर एक लोडेड ट्रक 30 की स्पीड से कहीं पे हिट करता है तो ज्यादा डैमेज करेगा कंपेयर टू एक स्पीडिंग कार अगर मूव हो रही है और वो हिट करती है। तो बेसिकली एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे नहीं डिपेंड करती है, ये मास पे भी डिपेंड करती है। बहुत ही एक बड़ा ही लाइवली एग्जांपल देता हूं लाइफ में, अगर कभी अर्थक्वेक के झटके कभी फील किए होंगे। अर्थक्वेक क्या होता है? नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मूव हो रही हैं, वो आपस में टकराती हैं, लेकिन उनका मूवमेंट का रेट क्या होता है? सालों में 1 मीटर। तो आप इमेजिन करो स्पीड कितनी कम है, साल में 1 मीटर। 1 मीटर मूव कर रही है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या उससे भी ज्यादा। स्पीड ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, लेकिन वो टेक्टोनिक प्लेट का मास इतना ज्यादा होता है कि जब उसकी अगर एनर्जी की बात करें उतनी कम स्पीड पे भी उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी, कि जब वो आपस में टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी रिलीज होती है तो ऊपर बिल्डिंग ऐसे धराशायी हो जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो मास पे भी डिपेंड करती है। और मास की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा शूट हो जाती है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा? देखो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जैसे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज में जो एक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर चीज रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। ठीक है, अगर मूव कर रही है एक पार्टिकुलर स्पीड से तो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करती है। तो वेलोसिटी की वजह से या स्पीड की वजह से, नॉट एग्जैक्टली वेलोसिटी इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज नॉट द राइट वर्ड, स्पीड इज द राइट वर्ड। कि स्पीड की वजह से जो एक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक टाइप की ऐसी एनर्जी है जो किसी पार्टिकुलर का किसी एक पोजीशन में होने की वजह से एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मौका मिलेगा तो एनर्जी काम करेगी, पर उसके पास मौका नहीं है काम करने का। जैसे ही मौका मिलेगा ये एनर्जी काम करेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं जिसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं, और उस जीरो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम बाकी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीज काइनेटिक एनर्जी के भी केस में है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में जीरो काइनेटिक एनर्जी हम जब स्पीड जीरो होती है तो उसको मानते क्या है, वो होती है। तो इसमें मानने जैसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है कि जब मेरी v जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एक पॉइंट को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट की हम एनर्जी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई बॉडी यहां पे पड़ी है जमीन पे, ठीक है, मैं उसको ऊपर उठाता हूं, यहां पे लेके जाता हूं। ठीक है, तो मुझे कितना फोर्स चाहिए उसको उठाने के लिए? इस बॉडी का वेट अगर mg है तो बेसिकली ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से उठाने के लिए मुझे, मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी डालना ही नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालना चाहता हूं। तो उसको उठाने के लिए मुझे mg वेट चाहिए। तो mg वेट को मैं उठाता हूं बहुत ही धीमे 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 करके, मैं h हाइट पे लेके जाता हूं। इनिशियल में मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स चाहिए, थोड़ा एक बेयर मिनिमम अगर मेरी स्पीड मिल गई, उसके बाद मैं सिर्फ mg फोर्स लगा के रखूंगा, mg को बैलेंस करके रखेगा, मेरा ऊपर का फोर्स mg को बैलेंस करेगा, ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठ जाएगी। अगर मैं यहां पे लाके इसको रख देता हूं तो बेसिकली मैंने h हाइट गेन किया, फोर्स मेरा लगा कितना, mg के इक्विवेलेंट। तो मैंने कितना वर्क किया, mg इंटू एच इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हुई, वेट मेरा mg ऊपर, मोशन ऊपर, तो थीटा की वैल्यू हो गई जीरो।
तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। तो mg इंटू एच इंटू कॉस थीटा का मतलब ये हो गया कि mg h, ये मेरा वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया मेरा mgh, ठीक है। और यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ऊपर सेव हो जाता है जब ये यहां पर है। यानी कि मैंने फोर्स तो लगाया, मैंने वर्क भी किया, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होता है तो अब अगर मैंने मान लो छोड़ दिया उस मास को, मास को जैसे ही मैं छोड़ता हूं वो एक स्पीड गेन करना शुरू करता है, वो स्पीड गेन करना शुरू करेगा। लेकिन अब तो मैं वर्क भी नहीं कर रहा हूं, तो ये स्पीड आ कहां से रही है? एक तो सोर्स था कि मैंने वर्क किया, मैंने एक फोर्स लगाया, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक वर्क क्रिएट किया, उस वर्क से मेरी काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस हो रही थी। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या है कि मैं चीज को एक हाइट से बस छोड़ दे रहा हूं, तो मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा। और जब कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने कोई काम नहीं किया, तो स्पीड आई कहां से? ये स्पीड आती है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी जैसे ही मौका मिलता है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली जैसे ही मैं यहां से छोड़ता हूं, ये मेरा नीचे गिरना शुरू होगा, एक स्पीड गेन करेगी। मान लो यहां पे v स्पीड ये गेन कर लिया, ठीक है। इनिशियल में स्पीड 0 था, u की वैल्यू 0 था, तो h हाइट है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां से मैं u की वैल्यू मेरी 0 रख दिया, तो v स्क्वायर की वैल्यू आती है 2gh। और मेरा काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू मैं 2gh रख दूं, 2 से 2 कैंसल, यानी कि mgh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? mgh के बराबर। mgh क्या थी? h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई जब मैं h हाइट नीचे गिरता हूं, तो एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? बेसिकली एक टाइप का स्टोर्ड एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कहां पे होता है? पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल होता है हमारा अर्थ के केस में, बेसिकली ग्रेविटी के केस में, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम किया, ठीक है। ये लेवल जो है 0 है, तो इससे h हाइट पे मेरा mgh आया। अगर इस लेवल पे सपोज इससे नीचे भी एक लेवल है, अगर मैं यहां पे 0 एज्यूम करूं, तो ये h प्लस जो भी ये हाइट होगी उसको हम टोटल हाइट निकालेंगे, उसके हिसाब से mgh निकालेंगे। पॉइंट ये कि एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां पे हम 0 माने, ठीक है। मैं टेबल से कोई चीज उठाता हूं, मैं ऊपर उठाता हूं, तो टेबल के रिस्पेक्ट में जितनी हाइट पे गया उतना मेरा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। लेकिन टेबल भी तो फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्लोर भी मेरा 12th फ्लोर पे है, यानी कि ग्राउंड और नीचे है, तो ये जो माइनस में एच जाने की ना कोई लिमिट नहीं है। तो हम इन जनरल क्या होता है कि हम अर्थ के सरफेस को हम मानते हैं, बेसिकली अर्थ के सरफेस को हम क्या मानते हैं? 0 पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। और वहां से जो हम रेस करते हैं, तो जो हाइट मैं गेन करूंगा उस वो होगा मेरा बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगा जो स्टोर होगा उसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी हुई, और ये तो अर्थ के केस में हमने देखा। दूसरे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मैं गुलेल का एग्जाम लेता हूं। गुलेल में क्या होता है कि मैंने एक कंकड़ लिया, उसको पीछे पुल किया, तो जो उसका रबर है, रबर में जो एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर हुई, मैंने पीछे पुल किया तो मैंने एक वर्क किया, वो वर्क पहले किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? बेसिकली उस रबर की इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही मैं छोड़ता हूं, जो मेरा कंकड़ है वो एक स्पीड गेन करता है। वो स्पीड कैसे गेन करेगा? अब जो रबर की इलास्टिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी उस पत्थर के। तो बेसिकली क्या है कि इलास्टिक एनर्जी भी क्या हुई? जब तक मैं इसको पुल करके होल्ड करके रखा हूं, एक स्टोर्ड एनर्जी है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूं वो कन्वर्ट होती काइनेटिक एनर्जी में। तो एक तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी हुई, एक स्टोर्ड एनर्जी हुई। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि भाई कोई एक फोर्स लग रहा है, कोई एक मजबूरी है, भाई मैं जकड़ा हुआ हूं, मेरे को फ्रीडम नहीं है। जैसे ही मेरे को फ्रीडम मिलेगा तब मैं परफॉर्म करूंगा। जैसे कि मैंने एच हट पे उठा के किसी सामान को रख दिया, अब वो फंसा हुआ है, वो ऊपर फंसा हुआ है, उसके हिसाब से अगर मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा। तो ये जो मौका ना मिलने की वजह से जो उसमें पोटेंशियल एक स्टोर्ड है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
स्प्रिंग के केस में ऐसा ही कर सकते हैं। कोई स्प्रिंग है मेरा, स्प्रिंग लेता हूं मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ये डेल्टा एल, ठीक है। तो मैंने जब कंप्रेस कर दिया तो एक पोजीशन जब आएगी जब उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अगर मैं उसको होल्ड करके रखता हूं तो स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर है, मजबूरी है कि भाई मैं काम करने के लिए तो रेडी हूं लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे आपने पकड़ के रखा हुआ है। और जैसे ही मैं छोड़ता हूं तो क्या होता है, स्प्रिंग इलोंगेट होता है, यानी कि इस बॉडी को एक स्पीड देता है। तो स्पीड कहां से आई, वो स्पीड आती है स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी से। और वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, जो मैंने फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से मैंने जो कंप्रेस किया तो मैंने एक वर्क किया जो फोर्स इंटू डेल्टा एल के बराबर हुआ। वो डेल्टा एल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जैसे ही मैं छोड़ता हूं वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है मास की काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। गुलेल के केस में ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ठीक है, गुब्बारे का केस, मैंने गुब्बारा फुलाया, अंदर जो हवा भर गई। अब क्या होता है कि गुब्बारा है तो रबर ही, तो रबर में एक इलास्टिक एनर्जी स्टोर हुई। अब क्या है कि वो टाइट क्यों है, क्योंकि अंदर हवा है, हवा को कुछ कर नहीं सकते, तो मजबूरी है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं फट पड़ूं। जैसे ही मैं उसको फोड़ता हूं गुब्बारे को, वैसे ही उसमें से जो हवा निकलती है स्पीड के साथ निकलती, फेस पे फील होती है। नॉर्मल हवा तो नहीं फील होती है ना, लेकिन गुब्बारा फटने पे फील होती है। तो क्या होता है कि गुब्बारे में जो एक स्टोर्ड एनर्जी था मेरी गुब्बारे के सरफेस पे, वो बेसिकली एक इलास्टिक एनर्जी है। वो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, इसलिए वो एक काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है मेरे बेसिकली एयर में एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एयर में एक स्पीड आती है और जैसे ही हम फोड़ते हैं वो एयर एकदम फुट से बाहर निकलती है, ठीक है। ऐसे गुब्बारे को हम ना भी फोड़े, गुब्बारे को सिर्फ छोड़ देते हैं, तो बेसिकली जो उसकी इलास्टिक एनर्जी है, वो इलास्टिक एनर्जी बेसिकली एयर में क्या करती है, एक काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करती है और एयर फुल स्पीड से बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो गुब्बारा पीछे भागता है। तो गुब्बारे में स्पीड कहां से आई, भाई मैंने तो उस पर कोई काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ हवा भरी थी। हवा भरने की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एक स्टोर्ड एनर्जी आ गई। वो स्टोर्ड एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है तो गुब्बारे में एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है, एक तरह से भाई कोई फोर्स के अगेंस्ट, कोई अट्रैक्शन के अगेंस्ट, कोई मजबूरी के अगेंस्ट एक स्टोर्ड एनर्जी है कि भाई मेरे पास परमिशन नहीं है काम करने का और इसलिए मैं स्टोर्ड हूं। जैसे ही मुझे परमिशन मिलेगी मैं अपना अपना रुतबा दिखाऊंगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है पावर, उसको भी निपटाई देते हैं, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर को हिंदी में बोला जाता है शक्ति। शक्ति मतलब काम करने की ताकत, ठीक है। पावर बेसिकली बाय डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि सेम काम को अगर मैं बहुत फास्ट कर देता हूं तो मेरी पावर बहुत हाई है, सेम काम को मैं धीमे धीमे करता हूं तो मेरी पावर लो है। वर्क उतना ही है, मैं कितना टाइम लेता हूं इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी पावर कितनी है, ठीक है। पावर का सबसे ज्यादा यूज कहां देखा है, पावर का यूज अगर आपने देखा होगा मोटर के वॉटेज में यूज होता है। मोटर मींस आई मीन जैसे पंप्स होते हैं, ठीक है, 1 हॉर्स पावर का है, ठीक है, या 2 हॉर्स पावर का पंप है। बेसिकली क्या होता है हॉर्स पावर या जो भी है पावर से क्या मतलब कि वो कितना पानी कितने मिनट में चढ़ाएगा, है ना। तो शक्ति का मतलब या पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर इज बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क को मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूं, डी बाई डी टी। फोर्स यूजली कांस्टेंट होगा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स को भी डिफरेंशिएट कर देना, इनटू डीएस बाई डी। और डीएस बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो फोर्स इंटू स्पीड। वेलोसिटी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वर्क को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वर्क खुद स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर क्या आएगा, और भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, ठीक है।
तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, और फोर्स को अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वो पावर आएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि चूंकि फोर्स लगा हुआ है तो अलग अलग पॉइंट पे स्पीड भी अलग अलग होगा, तो पावर जो है बेसिकली अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग होगा। फोर्स तो मेरा कांस्टेंट है लेकिन स्पीड वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स लगा हुआ है तो एक्सेलरेटेड मोशन होने के चांसेस है। जरूरी नहीं कि एक्सेलरेटेड मोशन हो, पर एक्सेलरेटेड मोशन होने के चांसेस है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, फोर्स इंटू स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी यानी पावर की वैल्यू बढ़ेगी। तो वैसे भी अगर देखा जाए कि जब मेरी स्पीड बढ़ रही है तो यानी मेरा मोशन कम टाइम में अब ज्यादा मोशन हो रहा है। ठीक है, ज्यादा मोशन हो रहा है तो फोर्स इंटू मोशन जो वर्क है, कम टाइम में मैं ज्यादा काम कर रहा हूं या सेम टाइम में मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो ज्यादा काम कर रहा हूं तो मेरी पावर बढ़ती जा रही है, यानी कि पावर टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है अगर फोर्स और स्पीड एक डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि स्पीड एक डायरेक्शन में होगा तो स्पीड एक्सेलरेट होगी। ठीक है, तो पावर एक छोटा सा टॉपिक था। आप ऐसे समझ लो कि मैं एक ही काम को दो अलग अलग बच्चों को देता हूं, एक बच्चा 15 मिनट में करके लाता है, एक बच्चा आधे घंटे में करता है। काम भी कुछ ऐसा है कि मैकेनिकल टाइप का काम है। मैकेनिकल टाइप का काम से मतलब ये नहीं कि मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैकेनिकल टाइप का काम है जैसे कि मैंने कोई सामान उठाकर पहुंचाने के लिए बोला जिसमें वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, तो जो 15 मिनट में करेगा उसकी पावर ज्यादा हुई और जो आधे घंटे में करेगा उसकी पावर कम हुई। वर्क दोनों ने सेम किया, क्वांटम ऑफ वर्क दोनों का सेम है। ठीक है, तो पावर का ये कॉन्सेप्ट है और छोटे मोटे कैलकुलेशंस में आएंगे और मे बी कहीं पे पावर पूछ दे या कॉन्सेप्चुअली पूछ दे। कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं पावर में, स्केलर क्वांटिटी है और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अपन आते हैं फोर्सेस की दुनिया में फिर से वापस लौट के कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की दुनिया में आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोई किसी भी पार्टिकल को मैं एक पॉइंट से मूव करके दूसरी पॉइंट पे लेके जाता हूं एक फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स का कुछ वर्क डन किया और फिर से मैं उस पार्टिकल को वापस लेकर यहां पे आता हूं तो एक वर्क डन हुआ, लेकिन देखा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, जीरो हो गया। तो मैंने जो वर्क किया जाने में और आने में वो टोटल वर्क अगर जीरो हो गया, उस फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क है अगर वो जीरो हो गया, अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे वापस लौट आया तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर कोई पार्टिकल है, मैंने इस पे फोर्स लगाया F, इसका मूवमेंट हुआ S, ये यहां पे गया। ठीक है, अभी भी फोर्स F लगा है लेकिन मूवमेंट वापस यहां पे हो गया, तो क्या होगा कि पहले केस में वर्क कितना हुआ, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस, F और S में क्या एंगल हुआ, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मतलब 1 हो गया, यानी F इंटू एस इंटू 1 हो गया। रिटर्निंग के टाइम पे क्या हुआ, F इंटू एस इंटू, अब क्या है, F इधर है, S इधर हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल हुआ, तो cos 180 डिग्री का मतलब -1 हो गया। तो अभी वर्क क्या हो गया, माइनस एफ एस इंटू माइनस एफ एस हो गया। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो एफ एस माइनस एफ एस प्लस माइनस एफ एस, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। यानी कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट आया तो सेम फोर्स के द्वारा किया गया जो भी काम है, जो भी वर्क है, उसकी टोटल वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि अगर मैं गया और वापस लौटा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, और जब 0 नहीं होती है तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल को मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूं तो मैं पाथ चाहे कोई भी अडॉप्ट करूं, कंजर्वेटिव फोर्स उतना ही काम करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलग अलग पाथ पे अलग अलग काम करेगा। ठीक है, भले ही मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, मैं अगर पाथ डिपेंडेंट है मींस मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाता हूं, सीधा भी जा सकता हूं, घुमा के भी जा सकता हूं और यूं करके भी जा सकता हूं। इसमें जो वर्क है, इसमें जो वर्क है, इसमें जो वर्क है, अगर किसी फोर्स की वजह से जो वर्क है ये तीनों सेम है तो मेरा ये कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग वर्क है, ये W1 है, W2 है, ये W3 है, तो इसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट आता है तो वर्क डन 0 है, तो ये बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स।
अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस लौटने के बाद भी वर्क डन है, यानी कि पाथ डिपेंडेंट है, मैंने पाथ ये पकड़ा वापस आया, तो मेरा वर्क डन जीरो नहीं हुआ। तो पाथ डिपेंडेंट है, तो यानी कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन। कहने के लिए तो हम कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि जो धरती पे हम रहते हैं ना, दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जाके वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है एक सबसे बड़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और फ्रिक्शन कहां पे नहीं है? कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो एयर का तो फ्रिक्शन लगना ही लगना है ना? दिख नहीं रहा है यार, लेकिन फ्रिक्शन तो है उसका। आखिर बाहर से जो मेरे मिटीरियर्स आते हैं, जैसे ही हमारे एयर में घुसते हैं, वो जल के क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन फेस करते हैं। ठीक है। जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स को डिजाइन सामने से ऐसे नुकीला क्यों करते हैं? क्योंकि सामने से एयर के फ्रिक्शन को कम कर पाए हम लोग। तो कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी चीज अगर चल रही है रोड पे, रोड का फ्रिक्शन है, टायर्स के नीचे रोड का आपस का फ्रिक्शन चलता है, एयर का फ्रिक्शन है, पानी में स्विम कर रही है तो पानी में पानी की जो विस्कोसिटी होती है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसा यूबिक्विटस फोर्स है कि आप समझ लो किसी भी मोशन में इंपैक्ट करता है। बट हम अपनी सहूलियत के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स को कई बार जीरो मान लेते हैं। एयर फ्रिक्शन को तो हमेशा ही जीरो मान लेते हैं। एयर का फ्रिक्शन तो हम जैसे काउंट ही नहीं करते। ठीक है। तो हम सारे फोर्सेस को कंजर्वेटिव मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलमोस्ट सिस्टम पे हमेशा लग रहा होता है। ठीक है। आते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाले प्रिंसिपल पे। बेसिकली क्या होता है कि भाई मैं किसी सिस्टम की जब बात करता हूं, किसी सिस्टम पे दो टाइप के फोर्सेस होंगे। एक तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दूसरा मेरा इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल वर्क डन अगर जीरो है, यानी कि सारे फोर्सेस या तो बैलेंस है, या फिर फोर्सेस का रिजल्टेंट जो आता है वो मेरा मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों ही केस में जो जो मेरा वर्क डन होगा जीरो होगा। तो अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन जीरो है और इंटरनल सारे फोर्सेस मेरे कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव होने का मतलब है कि उनके वर्क डन का मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इंटरनल फोर्सेस है, अगर इंटरनल फोर्सेस मेरी कंजर्वेटिव है और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन जीरो है, तो मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से पांचवें पॉइंट पे जाता हूं, हर जगह के ई प्लस पीई कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो जीरो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव का काम है काम बिगाड़ना, सीधी सी बात है। नॉन कंजर्वेटिव आया नहीं कि काम बिगड़ गया। ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अगर अंदर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस चाहे जिस भी टाइप के फोर्स हो, उनका वर्क डन मेरा जीरो आता है, तो मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे, आगे अप्लाई करेंगे भी और दिखाऊंगा भी इसका एग्जांपल। नाउ सेकंड पार्ट में आते हैं कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर मेरा वर्क डन जीरो है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, रिजल्टेंट हो या कोई भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर इंटरनल फोर्सेस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दैट केस कांस्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है। तो उस केस में कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन को हम कंसीडर करेंगे नहीं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट वाला मेरा कॉन्सेप्ट हट जाएगा। फ्रिक्शन ही होता है सबसे बड़ा मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं सिस्टम पे फ्रिक्शन का एप्लीकेशन इंटरनल फोर्स में लेता हूं, तो कहने का मतलब यह है कि मेरा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दैट केस कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मेरी रिड्यूस होगी डे बाय डे। ठीक है। तीसरा पार्ट आता है कि अगर मेरे इंटरनल फोर्सेस, एक मिनट, अगर मेरे इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है उसका वर्क डन जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू दैट वर्क डन। ठीक है। यानी कि जो वो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इस टेबल को याद रखो, इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो। मेरा एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन, वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। तो दो केस बनते हैं, इंटरनल फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है।
इंटरनल फोर्सेज अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी नॉट कांस्टेंट है। इस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते। दूसरा केस क्या होता है, अगर वर्क विद एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो नहीं है, W है, और इंटरनल फोर्सेज मेरे कंजर्वेटिव है, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा TME इज इक्वल टू दिस वर्क। ठीक है, तो इस केस में भी मैं इसको यूज कर सकता हूं, इस केस में भी मैं यूज कर सकता हूं, इस केस में मैं नहीं यूज कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिया। स्प्रिंग का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है। ठीक है, सारे तीनों लोगों के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को सोचो इलोंगेट करके अगर मैं छोड़ देता हूं, तो मैं जब इलोंगेट करता हूं तो बेसिकली स्प्रिंग का जो एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो फोर्स होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स की अगेंस्ट मैंने वर्क किया। ठीक है, वो फोर्स जो होगा वो रेजिस्ट करेगा इस इलोंगेशन को। तो मैंने जब यहां तक इसको लाकर छोड़ा तो यहां तक जो भी वर्क किया वो बेसिकली स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गई। ठीक है, यहां पे स्पीड जीरो है, मैंने यहां से जैसे ही छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो गई काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो आ गई, तो टोटल हुई पोटेंशियल एनर्जी। ये आती है जब इस पोजीशन पे, जब नॉर्मल पोजीशन पे आती है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई जीरो। यहां पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन यहां पे अब मास की वेलोसिटी बहुत हाई है, यानी कि मास की वेलोसिटी एकदम पीक पर है, क्योंकि इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब ये कंप्रेशन जोन में चला गया। कंप्रेशन जोन में जाने का मतलब है कि अब जो है स्प्रिंग वापस रेजिस्ट करना शुरू करेगा, तो इसके आगे वेलोसिटी को रिड्यूस करने वाला फोर्स आ जाएगा। तो यहां पे मेरी वेलोसिटी मैक्स होगी, तो यहां पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो जीरो हो गई और टोटल हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कंप्रेस होता जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी, और वहां पे क्या होगा, ये मैक्सिमम कंप्रेशन जोन में होगा, कि वहां पे फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में। और ये पोटेंशियल एनर्जी एक सेकंड के लिए ये जीरो पाई स्पीड और तुरंत फिर रिवर्स मोशन स्टार्ट हो गया, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना ये डेल्टा एक्स आगे गया था उतना ही डेल्टा एक्स अंदर जाएगा, फिर ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे। अब स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही है, काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू फिर यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया, और ये इस पोजीशन पे जाते जाते ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी मेरा मैक्स हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। ये प्रोसेस काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, स्प्रिंग के केस में चीज हमेशा ही चलती रहेगी। इसका काम कौन खराब करता है? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है वो ये बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क जीरो है और इंटरनल फोर्सेस में सारे मेरे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। मैंने अब इसमें चूंकि एक्सटर्नल फोर्स अब कुछ लग ही नहीं रहा है, तो एक तरह से देखा है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो जीरो हो गया, और इंटरनल फोर्स में मैं इसको स्मूथ सरफेस मान लिया, तो एक फ्रिक्शन ही था जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, बाकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सारे के सारे मेरे कंजर्वेटिव फोर्स में आ गए। तो फ्रिक्शन ही है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने स्मूथ सरफेस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में हमेशा कन्वर्ट होती रहेगी, और ये मोशन कभी नहीं रुकने वाला, ये हमेशा चलता रहेगा। ये रुकता क्यों है? क्योंकि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, हमेशा सरफेस से एक बेयर मिनिमम फ्रिक्शन हमेशा लगेगा। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो एक फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। उस फ्रिक्शन की वजह से जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है पूरी तरह से काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एक पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, एक पार्ट जो है फ्रिक्शन खा जाता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में फिनिश हो जाता है। ठीक है, फिर जब ये काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ती है तो ये कंप्लीटली पोटेंशियल में नहीं कन्वर्ट होती है, इसका एक पार्ट फ्रिक्शन खा जाता है। तो अगर ये डेल्टा एक्स से चलता है, यहां पे एक वेलोसिटी अटेन करता है, अब इस वेलोसिटी के दम पे ये यहां तक फिर डेल्टा एक्स तक नहीं जाता, ये बीच में कहीं जाएगा, ये बीच की किसी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने टोटल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। और फिर जब ये वापस आएगा तो अब स्पीड पिछले वाले से कम होगी, और फिर ये आगे बढ़ेगा तो अब यहां तक नहीं जाएगा, ये जितना डिस्टेंस था उतना भी नहीं जाएगा, अब ये उससे पहले कहीं रुकेगा,
और वापस आएगा, फिर ये उससे पहले कहीं रुकेगा और धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जब मेरा फ्रिक्शन पूरी मैकेनिकल एनर्जी को खाकर फिनिश कर देगा, पूरी मैकेनिकल एनर्जी को वैनिश कर देगा। ठीक है, तो मेरा सिस्टम आके रुक जाएगा। तो बेसिकली लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो अप्लाई ही तब होता है जब फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस मेरे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है कि फ्रिक्शन को हमने जीरो मान लिया। आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के आप कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो कि फ्रिक्शन को मैंने जीरो मान लिया। यूजली क्या होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मोस्टली जो है फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को अगर मैंने जीरो मान लिया तो मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा कांस्टेंट मान सकता हूं। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चीज, जो डिफरेंस आएगा, जो चेंज आएगा, वो फोर्स के वर्क डन से इक्वेट कर देना है। बस यही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप थियरी चाहे जितने भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही क्लियर होने वाले हैं। रीजन बीइंग कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ते हो, और सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग सिचुएशन में आप एनालाइज करते हो, सोचते हो। तो उस सोचने की वजह से जो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी दो लेवल और ऊपर जाती है, वो बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करनी चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं यार, अगर देखते हो पसंद आता है तो कुडोज जरूर दिया करो, लाइक्स दिया करो, और मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफी हार्डवर्क लगता है ये सब स्टडी करके, रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे मोटिवेट करते रहो ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।